नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ठीक है, तो देखो अभी कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है वो थोड़ा यूनिक है। अब तक आपने शायद इतने कुछ पढ़े नहीं होंगे इसके बारे में, पर ये इजी है। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत इजी होगा। तो सबसे पहली बात जो हमें देखना है वो इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ए एंड, ठीक है, ये एक इंटीजर है एंड बी ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m। ठीक है, a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो m if, ठीक है, if they get same remainder when divided by m, remainder when divided by m। ठीक है, a and b are congruent modulo m। ठीक है, a and b are congruent modulo f if and only if they get same remainder when divided by m। इसका हम जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे, पर और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली बात, इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है वो है कुछ इस तरह से, a and b are congruent modulo m। सो a and b 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 मतलब इक्वल टू साइन का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है बोल सकते हो। ठीक है, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस डालने पड़ते हैं। इसे इक्वल टू नहीं बल्कि इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। और इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसे, ठीक है, मतलब तो हमें पता रहेगा, पर पहले ये देखते हैं कि इसको बोला कैसे जाता है। ठीक है, इसे ऐसे बोला जाएगा, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, मॉड्यूलो एम, इसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कोई भी अगर इस तरह से लिखा जाता है कोई भी एक स्टेटमेंट, तो इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि ए मॉड एम इक्वल टू, ठीक है, अभी मैंने इक्वल टू यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान दो इस साइंस पर, ये अभी इक्वल टू यूज़ किया है, इज इक्वल्स टू बी मॉड एम। ठीक है, तो देखो मॉड, पहली बात चाहे तो मॉड देख लेता है। मॉड का मतलब क्या है? तो 5 मॉड 2। ठीक है, 5 मॉड 2 का मतलब ये है कि मुझे अभी 5 को जब 2 से मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो क्या आएगा? वो इसके इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ अभी 2 से, तो 2 2 जा 4 -4 1, तो क्या इसका आंसर 2 होगा या फिर 1 होगा? पहले ये बताऊँ, 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इधर कोशेंट है। 1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये रिमाइंडर है। तो मुझे क्या चाहिए, कोशेंट चाहिए या रिमाइंडर चाहिए? मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो ये गलत है और ये करेक्ट है। ठीक है, याद रखना, मैं 5 डिवाइड बाई 2 नहीं कर रहा हूँ, 5 मॉड 2 कर रहा हूँ, तो इसलिए रिमाइंडर्स जो बचते हैं वो मुझे इधर लिखना है। 5 मॉड 2 हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 मॉड 3। ठीक है, अब मैं वो डिवीजन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 6 मॉड 3, आंसर 2 होगा या फिर 0 होगा? करेक्ट, आंसर 0 होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही होता है। ठीक है, 6 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है उसका रिमाइंडर। और भी एग्जांपल देख लेते चाहे तो। 2 मॉड 5, ओके, 2 मॉड 5, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर 0 होगा या फिर 2 होगा? 0 क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि कोशेंट अगर देखा तो 0 ही आएगा, पर मुझे कोशेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिमाइंडर, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, अब अगर मतलब
बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो होते हैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, उनका भी चल रहा है कंप्यूटर साइंस, तो उन्हें जब सी लैंग्वेज उन लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उन्हें पता रहेगा कि कभी कभार उन लोग को ऐसे कुछ लिखना पड़ता है स्टेटमेंट्स 5 mod 2 इस तरह से परसेंटेज साइन देखें। इसका आंसर क्या होता है जब हम कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे? इसका आंसर होता है 1, करेक्ट, इसका आंसर होता है 1। 6% 3, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है 0। अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, अगर सी आपको कंप्यूटर साइंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये इससे आपको समझ जाना चाहिए अब तक। मैं और भी थोड़ा इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सी लैंग्वेज में जब हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है, एक्चुअली इक्वल टू होता है सी लैंग्वेज में, तो ये सेम चीज़ हम अभी मैथ्स में कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़, सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है, इधर हम कर रहे हैं। तो यही होता है मॉड का खेल, ठीक है, इसी का यही है मॉड का मीनिंग, ठीक है। सो नाउ ये तो हो गया। अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूलो तो ठीक है फिर भी समझ में आया, मॉड्यूलो को शॉर्ट में मॉड कहा जाता है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो इधर, मॉड्यूलो को शॉर्ट में मॉड कहा जाता है। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे पहले देखो, पहले हम अगर लिखते थे कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। या फिर हम ये लिखते थे कि कोई लाइन है, सोचो, ठीक है, सो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, क्या करें अभी, सी डी कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि एंगल ए का डिग्री भी 30 डिग्री रहेगा और एंगल बी का भी डिग्री 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 45 हो सकता है तो भी उसको भी 45 होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ। सिमिलरली इस सेगमेंट को 5 सेंटीमीटर होना चाहिए तो इसको भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी जाकर ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं ना, तभी जाकर ये कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। तो तभी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ये बचपन में हम करते थे, बहुत बच्चों वाली चीज़ है, इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं एंगल बी। लेकिन ठीक है, चाहे तो इसको भी डिनोट कर देते हैं ए बी, लेकिन बात यह है कि अब हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस हिसाब से हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स डिट्टो सेम हो और कॉन्ग्रुएंट हो, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्ग्रुएंट इन लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं इस नंबर को m से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा, एंड जब मैं इस नंबर को m से डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर बनेगा, वो दोनों रिमाइंडर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है, वो दोनों जो रिमाइंडर है ना वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम ये सिर्फ इतना नहीं कह रहे कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b, सिर्फ इतना नहीं कह रहे, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। इसलिए ये जो टर्म है ये हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखना हम a और b कॉन्ग्रुएंट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर a को जब डिवाइड करेंगे m से तब जो रिमाइंडर आएगा, जैसे इधर मैं दिखा रहा हूँ, a जब m से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा a मॉड m, और b को जब m से डिवाइड करेंगे तब जो रिमाइंडर आएगा, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने ही चाहिए, ठीक है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होने ही चाहिए, वो दोनों इक्वल होने ही चाहिए, ठीक है। अगर हो गए तो फिर a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो देखो, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इस पार्ट को नहीं तो छोड़ो, इसको नहीं, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो डेफिनेशन है वो अभी हमें कुछ देर के लिए काम आएगा। ओके, तो अब देखो, सो नाउ 8 is congruent to
3 mod 5, ठीक है। 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। तो अब देखते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। क्या ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखो 8, अगर 8 कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे इधर मैंने किया है a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, सिमिलरली मैंने क्या किया, a mod m कर लिया, तो इधर में मुझे 8 mod 5 करना पड़ेगा। 8 mod 5 इक्वल टू, ठीक है, अभी इक्वल टू देना है मुझे। नेक्स्ट क्या है, b mod m, इस तरह से मुझे डायरेक्टली लिख देना है। सो इधर होगा 3 mod 5, 3 mod 5। देयरफॉर अब 8 mod 5 अगर चाहे तो चलो मैं डिवीजन करके ही दिखाता हूँ। 8 5 5 1 5 माइनस 5, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो इधर 3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर इसे इरेज करके इधर ही बना देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 3 mod 5 करूँ तो क्या आएगा, 3 5। याद रखना एक बात, 8 जो है मतलब जो पहले नंबर आता है उसका अंदर डालना है, और जो इधर मॉड के बाद जो नंबर आ रहा है उसे डिवाइसर में डालना है। डिविडेंड मॉड डिवाइसर, ठीक है। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस करते करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है, पर फिर भी याद रखना, डिविडेंड मॉड डिवाइसर। सो डिविडेंड मॉड डिवाइसर 0 - 0 3 इक्वल टू 3, रिमाइंडर जो है इधर। तो क्या ये वैलिड है, ऑफकोर्स वैलिड है, 3 = 3 हो गया। सो देयरफॉर इट इज़ वैलिड। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पर हमें दिखाएगा कि इनवैलिड है वो। तो चलो 7 कॉन्ग्रुएंट 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3, ठीक है। 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5 करके देखते हैं, mod 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7 mod 5 इक्वल टू 3 mod 5। अभी 3 mod 5 का तो आंसर हमें पता ही है, 3 है, ठीक है, क्योंकि अभी ढूंढना है। 7 mod 5 का आंसर क्या होगा, 7 mod 5 का आंसर होगा 7 इज़ डिविडेंड, 5 इज़ डिवाइसर। सो 5 1 5 माइनस 5 2, इधर आएगा 2। तो क्या ये करेक्ट है, 2 = 3? नहीं, ये गलत है, नॉट। सो इट इज़ इनवैलिड, ठीक है, इट इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब ये तो हमने देख लिया, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे सीधा यही कर दो, और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें कोई वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, अगर हमें कोई वैल्यू ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढें। ओके, तो मैं काम करता हूँ, ये जो डेफिनेशन है वो बस कोने में लिख देता हूँ, चाहे तो इधर मैं लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को, और इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। So A is congruent to B mod M means A mod M equals to B mod M, ठीक है। तो इसे भी इरेज कर देता हूँ। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फिर इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, और हाँ नए हैं तो पहली बात सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी, करेक्ट। सो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। x is congruent to 3 mod 5, ठीक है। x is congruent to 3 mod 5, ओके। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत सिंपल है। x is congruent to 3 mod 5 का मतलब क्या हुआ कि x mod 5 is equals to 3 mod 5, करेक्ट। देख लो अच्छे से, करेक्ट। 3 mod 5, अभी तक तो अच्छे से याद आ गया रहेगा कि 3 mod 5 का आंसर क्या है, 3 है। सो x mod 5 इज इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पर x क्या है, ये डिविडेंड है, ठीक है। ये क्या है, ये है डिविडेंड, डिविडेंड मॉड डिवाइसर, सो दिस विल बी डिवाइसर, ठीक है।
तो ये तो हो गया डिवाइसर। ओके, तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे कोशेंट, चाहे तो कोशेंट जो है वो हम क्यू ले लेते हैं, कोशेंट जो है वो हम क्यू ले लेते हैं। तो क्या एक ऐसा जो, और ये एक मिनट, हाँ ये क्या हुआ, ये रिमाइंडर हो गया ना। हाँ अब तक तो हम बढ़िया ये रिमाइंडर ही लिखते थे, तो ये हो गया रिमाइंडर। तो बात ये है कि कोशेंट या डिविडेंड x इज इक्वल्स टू डिवाइसर, ओके, डिवाइसर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही है ना, एक फॉर्मूला याद है, बहुत बचपन में सीखे थे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइसर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया, ये हमें पता है। तो ये तो डिविडेंड हो गया, इक्वल टू 5, ये डिवाइसर हो गया। कोशेंट करके क्यू एक ले लेते हैं अभी के लिए, क्यू प्लस 3 जो कि है रिमाइंडर, करेक्ट। तो अब याद रखना, क्यू में हम चाहे तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, हाँ इंटीजर ही डालना है, पहली बात तो वो याद रखना। कोई भी वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं कि 3.14, 5.67 ऐसा कुछ डाल रहे हो, नहीं, इंटीजर ही डालना है। तो अब एक एक करके हम इंटीजर्स देखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, चाहे तो q में 0 दे देते हैं, ठीक है, q इक्वल टू 0, सो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू, q में 1 दे देते हैं अभी, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू, q में अगर 2 दे देते हैं तो फिर क्या होगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13। ऐसे करके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हमारे पास रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास, ऑलराइट। तो अब ये इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है, हम इस इन्फिनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करें वो आप देखते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है कि ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास कैसे आया, इक्विवेलेंस क्लास इसलिए आ रहा है क्योंकि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, ये जो रिलेशन है, ये मतलब, हाँ एक रिलेशन ही बोल सकते हो। कैसा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन A एंड B, ठीक है, ये एक रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस होगा, एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका प्रूफ मैं दिखा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बस अभी के लिए, ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं प्रूफ दे दूंगा। बस अभी के लिए ये याद रखो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके, ठीक है। अगर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर इसका एक इक्विवेलेंस क्लास भी होगा, करेक्ट। अगर A एंड B के बीच में जो रिलेशन है इस मॉड का, वो अगर इक्विवेलेंस है तो फिर हमें एक इक्विवेलेंस क्लास भी मिलेगा। और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब मैंने क्या बताया था कि सोचो, मैंने इधर 3 लिखा है और इधर मैंने कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या बताया था कि इसका हर एक नंबर, ठीक है, इस सेट के अंदर जो भी नंबर है वो इसके साथ एक रिलेशन बनाता है। ये मैंने बताया था, चाहे तो कुछ वीडियो पीछे जाना पड़ेगा और इक्विवेलेंस क्लास करके एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। और ये आपको, चाहे तो एक काम करो, उधर अभी कोने में लिंक दिख रहा होगा, उधर जाके देख सकते हो कि इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। तो 1 3, ठीक है, 1 एंड 3 के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन है, ये हमने बताया था इक्विवेलेंस क्लासेस में। 2 और 3 के बीच में भी एक रिलेशन है, 3 एंड 3 के बीच में भी है, 4 एंड 3 के बीच में भी है, एंड 5 एंड 3 के बीच में भी है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, किसका, 3 का। इट इज़ एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, ये मैंने बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास के वीडियो में जाइए और फिर इधर आइए इस वीडियो में, तो नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो सेम टू सेम चीज़ अभी हम इधर करने वाले हैं। ये A एंड B आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, कैसा रिलेशन,
कि ए को अगर m से डिवाइड किया तो जो रिलेशन आता है, एंड b को जो m से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आता है, ठीक है, तब जो रिमाइंडर आता है तब वो दोनों रिमाइंडर सेम टू सेम होना चाहिए। ये रिलेशन है a एंड b के बीच में, वही हम इधर लिखने वाला है। तो b जो है ना, b इज इक्वल्स टू अलग अलग, अभी जो अलग अलग हमें नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। तो कैसे कैसे नंबर्स इधर आएंगे जो कि b a के साथ, जो हाँ b के साथ रिलेटेड हो। जैसे कि इस केस में हमें इधर लिखना है, b इधर लिखा है ना, तो इधर हमें क्या लिखना है, इधर हमें लिखना है 3। ओके, 3 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा, ठीक है, b का इक्विवेलेंस क्लास है तो इधर 3 का इक्विवेलेंस क्लास है। 3 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आएगा ये सारे नंबर्स, ठीक है, 3, 8, 13, और इस तरह से ये चलते जाएगा सामने, ठीक है, इस तरह से ये सामने चलते जाएगा। बहुत सारे नंबर, इन्फिनाइट नंबर्स एक्चुअली, ठीक है। इधर मैं नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकता हूँ, करेक्ट। तो लेते हैं कुछ नेगेटिव इंटीजर्स। तो q इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, q इज इक्वल्स टू -1 मतलब -5 + 3 विच इज इक्वल्स टू -2। x इज इक्वल्स टू q, जब अगर मैं q -2 लूँ तो 5 - 2 इज 10, ठीक है, 10 - 10 + 3 इज इक्वल्स टू -7। तो ये पीछे भी जा रहा है, तो -2 -7 और इधर पीछे भी ये जाता रहेगा। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी। तो दिख रहा है इक्विवेलेंस क्लास में ये सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास में ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, b को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। b को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ऑल द नंबर्स इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, ऑल द नंबर्स इन दिस फॉर्मेट, जहाँ पर m, ठीक है, m है, m प्लस b, ठीक है, m प्लस b, देन 2m प्लस b, 3m प्लस b, एंड इधर क्या क्या होगा, इधर होगा 0, m प्लस b एक हो गया, ठीक है। हम इधर ऐसे पीछे भी जा सकते हैं। सो m प्लस b एक रिलेशन है। फिर हम चाहे तो 1 to 0m प्लस b, अगर सिर्फ b लेना है, ओके, 1m प्लस b, 2m प्लस b, कंटिन्यू 3m प्लस b, 4m प्लस b, दिस इज़ ओनली b, जैसे कि 3 है और इधर भी एक सिंगल 3 रहेगा। सिमिलरली इधर एक b है जैसे कि इधर एक है, एंड -m, ठीक है, मैं इधर चाहे तो इधर लिख रहा हूँ, -m प्लस b, -2m प्लस b, ऐसे करके ये पीछे भी जाता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b में ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं और ये एक इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। तो एक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम इक्विवेलेंस क्लास तैयार कर सकते हैं किसी भी एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का, ठीक है। तो ठीक है, 3, एक तो हमने 3 देख लिया, और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, ठीक है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, इधर ही मैं दिखा देता हूँ। सो x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5, इसका मतलब क्या हुआ कि x मॉड 5 इज इक्वल्स टू 2 मॉड 5, करेक्ट। देयरफॉर x मॉड 5 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर तो 2 ही आएगा। सिमिलरली x मॉड 5 इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड मॉड डिवाइसर, सो x इज इक्वल्स टू डिवाइसर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, करेक्ट। सो देयरफॉर 2 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन से लोग आएंगे, 2 के इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे सारे 2, ठीक है। फिर इधर कोई भी एक नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 तो 2, 1 तो 7, 2 तो 12, ठीक है, ऐसे करके सारे नंबर्स आते जाएंगे। और इधर कौन से नंबर्स आएंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स में है, -5 + 2 विच इज़ -3,
माइनस, इधर -2 कर दिया तो -10 + 2 विच इज़ -8, ऐसे करके पीछे जाता रहेगा। तो इतने सारे सोल्यूशंस है x के, ठीक है, इतने सारे सोल्यूशंस है x के, इन्फिनाइट सोल्यूशंस हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने एटलीस्ट ये तो हमें पता है कि x हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सो नाउ जब हमें ये पता है तो अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, ये अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन कोई भी दो नंबर्स है, ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव दो नंबर्स है, जैसे कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि दोनों नंबर्स पास पास में हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे कि 2 and 7 डिफरेंस 5, 7 and 12 डिफरेंस 5, -3 2 डिफरेंस 5। तो इसमें हमेशा हमें ये दिख रहा है कि जो डिफरेंस है, ठीक है, कोई भी a ले लो और कोई भी b ले लो, ठीक है, डिफरेंस जो है वो a - b ही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर बता देता हूँ, इधर जब मैं ये लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि -8 इस -8 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, ठीक है, -3 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, 2 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, ऐसे करके ये सब के सब वैलिड आंसर्स हैं, ठीक है। हालांकि अब तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसके बारे में, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ -8 इस ये सब के सब करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये इन इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। चाहे तो आप अभी वैलिडिटी इसका चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे वैलिड है या नहीं, वैलिड होंगे, ओके। तो ये मुझे बताना था, पर अब जो मैं ये बताने वाला हूँ वो ये है कि इन सारे के सारे जो नंबर्स है इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है। और कोई भी ए मैंने ले लिया और अगर मैंने बी भी ले लिया, ठीक है, कोई भी ए ले लिया इसमें से और कोई भी बी ले लिया, वो मैं जो मॉड्यूलर है, ठीक है, जो मॉड्यूलर है उसके साथ मैं उसे डिवाइड कर सकता हूँ। m डिवाइड्स a - b ऑलवेज, ठीक है, m डिवाइड्स a - b ऑलवेज। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, m डिवाइड्स a - b ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि हम ये देख सकते हैं बाई मतलब नेचुरली, जैसे कि अगर हम ये देखें m + b -2m + b, तो कुछ भी हम अगर ये ले ले, कोई भी अगर दो नंबर्स ले ले तो ऑटोमेटिकली m जो है, जो m है उसे डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। चाहे तो इधर कोई इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं, -8 ले लेता हूँ और 2 ले रहा हूँ, -8 - 2 10 हो गया, -10 हो गया ना ये, और m क्या है, m तो हमारा 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स -10, क्या ये करेक्ट है? ऑफ कोर्स करेक्ट है, सो इट इज़ राइट। देन कोई भी इधर तो 2 और 7 ले लेते हैं, 2 - 7 5, विच मीन्स 5 डिवाइड्स -5, ये भी करेक्ट है। ऐसे करके ये हमेशा करेक्ट ही होंगे। चाहे तो इधर का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलो क्या था, यहाँ पे मॉड्यूलो था 5, एक्चुअली 5, ठीक है। चाहे तो पिछले क्वेश्चन देख लो, मॉड्यूलो 5 ही था इधर। 5 डिवाइड्स -2 8, ठीक है, -2 - 8 विच इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइड्स -10, करेक्ट। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमेशा करेक्ट होता ही है, ठीक है, ये हमेशा करेक्ट होता ही है। तो याद रखना, अगर कोई कहे कि a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, उसका डायरेक्ट मीनिंग ये बैठता है कि a - b विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाई m, ओके। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये कैसे होता है, वो इन एग्जांपल्स के सहारे ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसे इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ। तो जैसे देखो a - b, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m इधर लिखा है, तो सोचो मैं a कॉन्ग्रुएंट टू a mod m कर रहा हूँ, ठीक है, a कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक कर रहा हूँ। सो a कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, इसका मतलब हुआ कि m डिवाइड्स a - m, मतलब m डिवाइड 0।
तो m तो हमेशा 0, मतलब कोई भी नंबर हो, m कुछ भी हो, वो तो 0 को डिवाइड करेगा ही, ठीक है, वो तो 0 को डिवाइड करेगा ही। तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब सिमेट्री देखते हैं, a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, सो b कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों करेक्ट है या नहीं, मतलब सिमेट्रिक है या नहीं, ये चेक करना है हमें। सो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m है, ठीक है, मतलब m डिवाइड्स a माइनस b, इट इज़ श्योर कि m a माइनस b को डिवाइड करेगा ही। तो इम्प्लाइज a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m इम्प्लाइज b कॉन्ग्रुएंट टू a mod m, ये अगर चेक करना है तो मुझे m डिवाइड्स b माइनस a करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि ये वैलिड है या नहीं। तो m डिवाइड्स b माइनस a का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये हम सिमेट्री चेक कर रहे हैं, सिमेट्री। तो b माइनस a का मतलब क्या हुआ कि m डिवाइड्स माइनस a माइनस b, इस तरह से। और ये भी वैलिड है क्योंकि अगर a माइनस बी ये अगर हो रहा है तो माइनस a माइनस बी अगर कर दे तो वो भी चलेगा ना। ये कैसे हुआ, जैसे 5 डिवाइड्स 10, ऑल्सो 5 डिवाइड्स माइनस 10, करेक्ट, 5 डिवाइड्स माइनस 10, सेम चीज़ हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ हम इधर कर रहे हैं। तो सिमेट्री जो है वो भी करेक्ट हो गया। फाइनली हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक है, हमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। तो इसे हम कैसे चेक करें, तो देखो इसके लिए चाहे तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं क्योंकि जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। -8, ठीक है, -8 -3, ओके, और इधर क्या है 5, तो 5 डिवाइड्स -8 -3 एक्चुअली, ठीक है, -8 -3, तो ये तो करेक्ट हो गया। 5 डिवाइड्स -8 + 3 विच इज़ -5 विच इज़ करेक्ट। सो a इज इक्वल्स टू -8, b इज इक्वल्स टू -3, c चाहे तो हम 7 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या, 5 डिवाइड्स -3 -7 विच इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइड्स -10, और ये भी करेक्ट है। तो c हमने क्या ले लिया, c इज इक्वल्स टू 7, ओके, c इज इक्वल्स टू 7। नाउ हमें ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अभी चेक करना पड़ेगा कि a और c में ठीक से बैठ रहा है या नहीं। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स -8 -7, ठीक है, 8 -3 ओके, -8 -3 7, तो -8 और 7 लेना पड़ेगा विच इज़ इक्वल्स टू 5 -15 होगा इधर, और ये भी करेक्ट है, 5 डज डिवाइड -15। तो इसी से हमने ये चेक कर लिया। ये a और b से भी ये हम कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और शायद समझ में नहीं आता आपको, इसलिए मैंने ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी का केस एक एग्जांपल से मैंने समझाया। तो इसी से हमें पता चलता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ठीक है, ये हमने अभी समझ लिया है कि कैसे ये काम करता है। अब एक चीज़ याद रखना, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि इतने बड़े स्टेटमेंट को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है उसे नहीं लिखा जाता है, शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, कैसे, a mod b, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन यही हुआ कि x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a mod b, ठीक है, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a mod b। हमें इसके आंसर्स ढूंढने हैं। तो जब भी हमें कहा जाए कि इसके आंसर्स ढूंढो, ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है और हमें इसका आंसर्स ढूंढना है, तो डायरेक्टली क्या करना है कि x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a mod b फॉर्मेट में लिख देना है। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूँ कि 4 अंदर लिखा है और 3 नीचे लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 3, ठीक है, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 3। तो therefore x mod 3 इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके, x इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x mod 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1, ऐसा लिखा जाएगा। therefore
x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। देयरफॉर आंसर में अभी क्या लिखे हैं हम, आंसर में हमें लिखना है 4 3 इज इक्वल्स टू, एक एक करके हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1 कॉमा 4 कॉमा 7 कॉमा 10, और पीछे भी हमें जाना है तो -3 + 1 विच इज़ -2, देन -3 + 1 -2 -6 + 1 विच इज़ -5, इस तरह से हमें लिखना है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर इस तरह से। ऑलराइट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 जब मॉड है 3। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, उस होमवर्क को आपको करना है और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो मैं वो पिन कर दूँगा। होमवर्क है ब्रैकेट के अंदर 6 और ब्रैकेट के बाहर 5। इसका आंसर आपको ढूंढना है और बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।